नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 18 है ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भैया हमारे संविधान का ही हिस्सा है। संविधान में हमने क्या बताया था, 22 पार्ट हैं, नंबर वाइज भाग जो है 22 हैं। वैसे देखा जाएगा तो टोटल 25 हो जाते हैं, लेकिन नंबरिंग आप देखेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये 22 भाग हैं। तो आप समझिए ये हमारी जो कोई पुस्तक है, ऐसे संविधान है, संविधान के 22 चैप्टर हैं टोटल नंबर वाइज। और उस हर चैप्टर में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे चैप्टर 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें 4 आर्टिकल हैं, वो उस चैप्टर का कंटेंट है, 4 आर्टिकल हैं। अब इन आर्टिकल्स में क्या होते हैं आप सभी को पता है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो किसी आर्टिकल में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसको अलग से लिख दिया जाता है अनुसूची बनाकर। जैसे आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, साफ तौर पर कहा गया है कि भैया दूसरे क्लॉज में हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आपको जानना है कितने हैं तो आप अनुसूची 1 देख लीजिए। तो अनुसूची 1 में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, बस उसमें बता दिया गया है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप अनुसूची 1 में देख लीजिए। तो अनुसूची 1 मैं आपको बताऊंगा, इसमें कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सारे नाम और उनकी सीमाएं, उनका न्यायिक क्षेत्र क्या है, वो अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। तो जो अनुसूचियां हैं, जो 12 अनुसूचियां हैं, ये भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है, याद रखिए। पहली बात नोट करने वाली है कि जो मूल संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज की डेट में देखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। समय समय पर 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई हैं। कब कब किस संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाई गई, वो सारी बात आप पढ़ने वाले हैं। कोई और अनुसूची बढ़ानी हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। 9वीं अनुसूची कब बनाई गई, ये जो पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर डाला था, तब ये 9वीं अनुसूची बनाई गई। क्या थी ये डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, तब जाकर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, तब 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक रेवोल्यूशन आ गया था 1992 में, जो पंचायतें थी, नगर पालिका, इनका गठन कर दिया गया था, इनको कानूनी मान्यता दे दी गई थी, कंपलसरी एक तरीके से कर दिया गया था। स्वशासन व्यवस्था कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब पहली अनुसूची क्या है वो धीरे धीरे समझते हैं। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है भैया, भारत में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम क्या क्या हैं। आज की डेट में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो सब मेंशन किया गया है। उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, उनकी पड़ोसी राज्य कौन कौन से, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। और उनका न्यायिक क्षेत्र कहाँ पर है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है किस किस क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अब सोच कर देखिए, आर्टिकल 1 देखिए, उसमें लिखा हुआ है पहला क्लॉज, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। दूसरे में लिखा हुआ है कि कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इंफॉर्मेशन सारी प्रथम अनुसूची में लिखी हुई है। और जो प्रथम अनुसूची में बातें हैं, अगर सारी की सारी आर्टिकल 1 में लिख दी जाए तो गड़बड़ हो जाता, और समय समय पर राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बदलती है, तो बार बार संशोधन उसमें करना पड़ता, तो सब होच पोच हो जाता ना ऐसे। तो इसलिए सिंप्लिसिटी बनाए रखने के लिए ऐसा अनुसूचियां बनाई गई हैं। कोई भी किताब देख लीजिए, स्टैंडर्ड किताब, एनसीईआरटी की ही बात कर लेते हैं, उसमें आप पढ़ते रहेंगे, 5वां 6वां चैप्टर देखेंगे, उसमें बीच में लिखा होगा कहीं, अगर इस चीज़ के बारे में कोई भी टॉपिक, उस चीज़ के बारे में आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है, या इसके बारे में आगे चलकर आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा होता है। तो वैसे ही अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से संबंधित, आर्टिकल 1 और 4 की इंफॉर्मेशन अनुसूची 1 में है। दूसरी अनुसूची क्या है, भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, उनको वेतन कितना दिया जाएगा, भत्ता कितना उनके लिए होगा, और उनको पेंशन कितनी दी जाएगी, वो सारा का सारा उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पदाधिकारी, उनका नाम भी बताता हूं मैं आपको, राष्ट्रपति और राज्यपाल।
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति आप सभी को पता होता है कि वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसलिए देखिए राष्ट्रपति लिखा हुआ है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं लिखा, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं उनको वेतन जो 4 लाख मिलता है वो पता क्यों मिलता है, इसी नाते मिलता है कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सदन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तब जाकर उनको 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं सैलरी। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन और भत्ता और जो पेंशन उल्लेख किया गया है। नियंत्रक महालेखक मतलब कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब सरकार पैसा कितना खर्च करी, कहाँ खर्च करी, उसका सारा लेखा जोखा करती है। डिटेल में पढ़ेंगे हालांकि इसमें। तीसरी अनुसूची, कुछ पदाधिकारियों को शपथ जो दिलाई जाती है उसका प्रारूप, मतलब शपथ में क्या बोलते हैं वो लाइन टू लाइन सारी बातें वो तीसरी अनुसूची में लिखी हुई हैं। कौन कौन से पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है इसमें, संसद के जितने भी सदस्य हैं वो कौन कौन सी शपथ लेंगे वो सारी बातें लिखी हुई हैं। और संघ के मंत्रियों, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है केंद्र सरकार के, वो सारे के सारे जो हैं वो कौन सी शपथ लेंगे वो सारी बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कौन सी शपथ लेंगे वो सारा प्रारूप इसमें लिखा हुआ है। राज्य की विधानमंडल के सदस्य और मंत्री, मतलब राज्य की विधानसभा विधान परिषद दोनों की बात की जा रही है, विधानमंडल आ गया तो दोनों की बात की जा रही है। भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये कौन सी शपथ लेते हैं, ये भी सारा प्रारूप इसमें लिखा हुआ है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण किया गया है चौथी अनुसूची में। मतलब हमारी जो राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं उनमें से किस राज्य से कितनी सीटें हैं वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। मतलब 28 टोटल राज्य में से जो राज्यसभा की सीटें हैं कितनी कितनी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। और इसके अलावा राज्यसभा के अंदर आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ 3 केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें बुक की गई हैं। मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटें हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के 4 लोग राज्यसभा में आएंगे चुनकर। दिल्ली में 3, दिल्ली के 3 और पुदुचेरी के 1। पहले आप दिल्ली और पुदुचेरी ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। जब से आर्टिकल 370 में परिवर्तन किया गया तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही राज्यसभा की सीटें हैं, बाकी जगह राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और वहाँ पर नियंत्रण से संबंधित बातें की गई हैं। देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया हैं जो शेड्यूल एरिया हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, उन लोग वो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनका उत्थान करने के लिए सरकार ने उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान कर रखे हैं। तो वो प्रावधान क्या किए गए हैं, उन पर प्रशासन कैसा किया जाएगा, कुछ छूट दी गई है, वो सारी की सारी बातें इस 5वीं शेड्यूल में लिखा गया है, 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। ऐसे ही 6वीं अनुसूची ये केवल और केवल 4 राज्यों से डील करती है। 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो बाकी के राज्य के जो जनजाति लोग हैं ना उनसे कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं। पूरे देश में जो जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनका उत्थान करने के लिए 5वीं अनुसूची है। लेकिन ये 4 राज्य के असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो 4 राज्य हैं, इनमें जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ के लोग तो कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल लोग। इनका उत्थान करने के लिए स्पेशल 6वीं अनुसूची में इनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा प्रावधान किए गए हैं। वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे ही, आर्टिकल जब 244, 275 आप पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं आगे, टेंशन मत लीजिए।
7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची के माध्यम से कानून बनाने वाले विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, इसमें आज की डेट में देखा जाए 100 विषय है जिन पर संघ कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। और राज्य सूची 61 ऐसे विषय हैं जिन पर केवल राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची, इसमें 52 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य केंद्र दोनों कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सब। और समवर्ती सूची पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है समवर्ती सूची को। 8वीं अनुसूची में जिन जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उनका उल्लेख किया गया है। आज की डेट में 22 भाषाओं को संविधान की तरफ से मान्यता दे दी गई है, लेकिन मूल संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था उसमें 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। आज की डेट में 22 भाषाओं को मान्यता मिल गई है। एक नोट लिख लीजिएगा, इंग्लिश और जो भोजपुरी है इसको संविधान में मान्यता नहीं मिली है, याद रखिए। 9वीं अनुसूची, ये मैंने बताया पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तब 9वीं अनुसूची बनाई गई है। अब 9वीं अनुसूची बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें ऐसे ऐसे कानूनों को बनाकर रख दिया जाए जिन पर न्यायिक समीक्षा ना कर सके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मतलब जो भी कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में इंक्लूड कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अधिकार ही नहीं बनता कि वो इनकी न्यायिक समीक्षा कर सके। लेकिन 2007 से पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1951 से 2007 तक जितने भी कानून इसमें बने हुए थे, बना के डाले गए थे, उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था। जैसे भारत में जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी बरसों पुरानी, उससे लोगों का शोषण हो रहा था, तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, उसको बनाकर इसमें डाल दिया गया। अब इसकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती थी। ये ऐसा कानून था कि जमींदारों से जमीनें छीन ली गई, उनको कुछ पर्टिकुलर जमीन दे दी गई, भैया 20 बीघा 30 बीघा आपके पास रहेगा, बाकी जो 2-4 गांव आपके पास है वो छीन लिए गए और लोगों के कल्याण के लिए वितरित कर दिए गए। ऐसे ही और बहुत सारे कानून हैं, लगभग आज की डेट में बताऊं 284 ऐसे कानून हैं जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। वो जमींदारी उन्मूलन कानून तो एक कानून था जो मैंने बताया आपको, ऐसे 284 कानून हैं जो इसमें डाले गए हैं। और 2007 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि भैया अब जो 9वीं अनुसूची में कानून बनाकर डाले जाएंगे उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, तब से की जाती है। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो अधिनियम आए थे वो इसी अनुसूची में रखे गए थे। ठीक है। 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, तब जोड़ा गया। अब हो क्या रहा था कि भैया कोई भी व्यक्ति इलेक्शन किसी पार्टी के नाम से जीत कर आता था, लेकिन अपना दल बदल लेता था, पैसे लेकर दूसरी पार्टी से दल बदल लिया करते थे। इससे परेशानी से हटने के लिए ये स्पेशल 10वीं अनुसूची लाई गई। इस 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जा सकता है उसकी लिस्ट बताई गई है कि अगर ये काम किया तो ये व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा, ये काम किया अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ऐसे लिस्ट है कि इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति जीत कर आया है चुनाव, वो कौन कौन से काम करेगा तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। दल परिवर्तन कर लेते थे ना, तो उन पर रोक लगाने के पर्पज से ये 10वीं अनुसूची बनाई गई है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। आप सभी को पता है कि भैया 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारत में पंचायतों की व्यवस्था की गई गांवों के अंदर, और शहरों में 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। अब ये पंचायतें और नगर पालिकाएं किन किन विषयों पर कानून बनाएगी, कौन कौन सा काम करेगी कि भैया आपके गांव की नालियां इनको पक्की करवानी, सड़कें पक्की करवानी हैं, लोगों का भला करवाना है, वो सारे के सारे विषय इन्हीं अनुसूचियों में लिखे गए हैं। इनको आर्टिकल्स के अंदर लिखना उचित नहीं था, इसलिए अनुसूची बनाकर लिखे गए। तो आज की डेट में 29 विषय हैं
जिन पर पंचायतों को काम करना है, 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं को काम करना है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां 1992, ये याद रखिएगा। तो ये आपकी थी 12 की 12 अनुसूचियां। ये जो बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बच्चों। SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अब इस एप्लीकेशन पर आप जब जाएंगे, इस एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे GS के क्लास नोट्स ले लीजिएगा। या आप डायरेक्ट, इतना क्यों झंझट है, 7888774245 पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ भी आप क्लास नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।